हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु। आई एम मीनाक्षी चौधरी और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, योजना मैगजीन की सीरीज। योजना मैगजीन आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन के लिए। बट कुछ कुछ छोटे फैक्ट्स होते हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम इसी वीडियो के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे इस पूरी सीरीज में हम वो सब कुछ कवर कर लेंगे, जहां से भी आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जहां से ये हो सकता है कि एक क्वेश्चन भी अगर वहां से आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएं, उसको अच्छे से, अगर वो आंसर्स लिखने तो वो कर पाएं, या फिर अगर कोई प्रीलिम्स का छोटा सा फैक्ट पूछा गया है तो आप उसको भी कर पाएं। तो लेटेस्ट एडिशन से हम स्टार्ट करेंगे, जून 2023 के एडिशन से। तो एक बार टॉपिक देख लेते हैं कि सबसे पहले एक ब्रॉड आउटलाइन हमें पता होनी चाहिए कि हम क्या क्या जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें मिशन लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। मिशन लाइफ इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और कैसे एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जरूरी है, कैसे हम, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मिशन के और कैसे हम उस तरफ जा सकते हैं। तो ये पूरा हम मिशन लाइफ में जो है डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 2 जो है हमारे इस एडिशन का, इट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या फिर डीबीटी, और कैसे ये एक ग्लोबल रोल मॉडल बन चुका है बहुत सारी कंट्रीज से। हाउ इट इज गेटिंग प्रेज फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से ये फंक्शन करता है, वो सारी चीज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयुष अनवेलिंग द साइंस। नाउ आयुष इनिशिएटिव के बारे में हमने काफ़ी सुना है, कैसे ये ट्रेडिशनल जो हमारी मेडिसिनल प्रैक्टिस होती है कैसे उसको ब्लेंड किया जा सकता है साइंटिफिक नॉलेज के साथ, या फिर क्या क्या R&D इनिशिएटिव्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, क्या इसका कंक्लूजन है, तो वो सब हम इस वाले टॉपिक में देखेंगे। सो हमारा टॉपिक नंबर 1 विच इज मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसकी जो फुल फॉर्म है इट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बोला था जब ये लॉन्च किया गया था मिशन लाइफ की, जब हमें एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम आसपास देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है ना, फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, कभी भी बारिश होती है। अप्रैल में ही वी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग हीट वेव, जो यूजुअली थोड़ा जून तक जाती थी, कि जून वॉज कंसिडर्ड द हॉटेस्ट मंथ, की सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो जून में पड़ती है, पर अप्रैल से ही वो जो है हीट वेव्स चलते आ रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं कि जो हमें खुद से करनी पड़ेंगी ना। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, मेनली रीज़न उसका बहुत सी जो है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी हैं, स्पेशली जो फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं, या फिर जो व्हीकल इमिशंस होता है, इसकी वजह से क्या एनवायरनमेंट जो है हीट होता जा रहा है। तो एक ऐसा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हम अपनाएं कि जो इन्वायरमेंट, मतलब हम लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो और उससे इन्वायरमेंट को भी डैमेज ना पहुंचे। तो ये मिशन जो है लॉन्च किया गया था। एक बार देखते हैं कि ये क्या है। तो मिशन लाइफ एक इंडिया लेड global mass movement. It is led by India and it is a global mass movement to nudge इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी को ये भाई ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि हमें एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, अगर इस वक्त जो है हम अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं। क्योंकि अभी से हम करेंगे ना तब जाके बहुत लॉन्ग टर्म में हम अपने एनवायरनमेंट की जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है इसको तब जाकर रोक पाएंगे। तो इट इज़ अ ग्लोबल लेड मास मूवमेंट टू नज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसे प्रिजर्व किया जा सके। अब जो 26 सेशन हुआ था हमारा कॉप 26 का, वो ग्लासगो में हुआ था। वहां पर इंडिया ने इस मिशन के बारे में बात की थी कि इंडिया शेयर्ड द मंत्रा ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो वही कि अगर हम एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अभी से अपनाना स्टार्ट करेंगे तभी हम जो अपने एनवायरनमेंट को है प्रिजर्व कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये बात स्टार्ट हुई थी कॉप 26 से, जो ग्लासगो में हुआ था। उसके बाद इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, जो इसमें मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी वो ये है कि इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है टू इंक्लूड लाइफ इन इट्स NDCs, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं हमारे, उसमें इंक्लूड किया है इंडिया ने इसको। तो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिया के, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बट ये जो इफेक्ट है हमारे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है पहली कंट्री है जिसने अपने NDCs में मिशन लाइफ को, जो लाइफस्टाइल फॉर मंत्रा है, उसको इंक्लूड किया है। नाउ इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। जब कोई मिशन लॉन्च होता है तो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के साथ होता है कि ये इसके गोल्स रहेंगे जो हमें अचीव करने होंगे किसी टाइम पीरियड में। तो सबसे पहला ये है कि
वी हैव टू मोबिलाइज 1 बिलियन इंडियंस एंड ग्लोबल सिटीजन्स। तो इसको ग्लोबली एक ये ग्लोबल लेड मास मूवमेंट है सबसे पहले तो, कि सिर्फ इंडियंस को ही नहीं, जो ग्लोबल सिटीजन्स है उनको भी जो है इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इंडिया सिर्फ इनिशिएटिव लेगा तो उससे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी नहीं, सारी कंट्रीज को जो है एक साथ एफर्ट करने पड़ेंगे। इसीलिए तो हर साल ये जो हमारी कॉप होती हैं वो हर कंट्री आके बताते हैं कि हम इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग नेशंस हैं उनके बीच किस तरीके से आप जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो खैर फिलहाल ये है कि मिशन लाइफ में इंडियंस और ग्लोबल सिटीजन्स जो हैं, दे हैव टू मोबिलाइज 1 बिलियन टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। और जो टाइम फ्रेम है, पहले एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड से स्टार्ट किया कि अभी से स्टार्ट कर देते, तो द टाइम फ्रेम इज 2022 टू 2027। इतना जो है पूरा हमारा टाइम फ्रेम है कि पहले जो है ना छोटी सी शुरुआत करके देखते हैं, पहले 5 साल में करके देखते हैं, 2022 से 2027 तक 1 बिलियन सिटीजन्स ग्लोबली जो है एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जो है अपनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि 80% जो विलेजेस हैं और जो हमारी यूएलबीज होती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो एम करें इको फ्रेंडली बनने का 2028 तक। तो उनके लिए जो टारगेट है कि 2028 तक जो है आपको इको फ्रेंडली बनना है। एटलीस्ट हम ये ट्राई करेंगे कि 80% इंडियन विलेजेस और यूएलबीज जो हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन जाए। नेक्स्ट इज इनकरेज अ लाइफस्टाइल जो प्रो प्लैनेट पीपल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन्वायरमेंट, वही ना कि हम उतना ही लें जितनी हमारी ज़रूरतें हैं। क्यों इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, क्यों हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नेचर से लेते जा रहे हैं जितना नेचर कैपेबल नहीं है। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ख़राब होता जा रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस होते जा रहे हैं, और उसका रिजल्ट वही है कि हम देखते हैं कि कभी भी फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, कभी भी हीट वेव आ जाती है, ठीक है, कभी भी बिन मौसम बरसात हो जाती है। तो एक ऐसा लाइफस्टाइल ना कि जो दोनों के लिए सस्टेनेबल हो, कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है और हम भी पूरी तरीके से उन चीज़ों को, हम लोगों के पास भी जो है सारी चीज़ें अवेलेबल है। दूसरा है द 3 कोर शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, कि हम किस तरीके से जो है वो सस्टेनेबल बन सकते हैं, क्या क्या जो है हम स्टेप्स ले सकते हैं। तो नंबर 1 इज चेंज इन डिमांड। ये हमारा फेस 1 रहेगा, जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं दे वुड प्रैक्टिस कि छोटे छोटे जो होते हैं ना, अपनी छोटे से स्केल पर अपने वैसे इनिशिएटिव लेने स्टार्ट करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है वो रुक सके। सबसे पहले क्या होता है कि बहुत से रीजन्स, अगर हम इसका एग्जाम्पल माने कि छोटे से स्केल से आप कैसे कर सकते हो, तो बहुत से रीजन्स में हम देखते हैं ना कि ड्रॉट एक्सपीरियंस करते हैं, और दूसरे रीजन में क्या होता है कि फ्लड्स आ रहे होते हैं। कहीं कहीं ये होता है कि किसी के पास पीने के लिए भी पानी नहीं होता और हम टैप वाटर के थ्रू कितना सारा पानी जो है हम वेस्ट करते हैं। तो छोटे से इनिशिएटिव है कि जब जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हम जो है इस्तेमाल करें, उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करें जो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास। ये तो हम डिमांड में चेंज कर सकते हैं। नंबर 2 इज चेंज इन सप्लाई। अब जब हम अपनी डिमांड जो है नेचर के अकॉर्डिंग रखने लगेंगे तो हमारी जो सप्लाई है, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी उसी तरीके से फंक्शन करेंगी। सो चेंजेस इन लार्ज स्केल इंडिविजुअल डिमांड, धीरे धीरे हम अपनी डिमांड्स को, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसिडर करें कि हम ना प्लास्टिक कप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, छोटे छोटे जो प्लास्टिक कप्स होते हैं वो पीने के लिए, रादर देन अगर हम उसको थोड़े सस्टेनेबल तरीके से शिफ्ट हो जाए, हम कुल्हर्स पे शिफ्ट हो जाएं, तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी उस तरफ जाएंगी, क्योंकि जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी वही सप्लाई की जाएगी। तो उसी तरीके से जब इंडिविजुअल डिमांड लार्जर स्केल पर चेंज होने लगेगी तो ग्रेजुअली जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी उसी तरीके से शिफ्ट होना पड़ेगा, और जो मार्केट है वो भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी एंड टेलर सप्लाई एंड प्रोक्योरमेंट एज पर द रिवाइज डिमांड। जो भी नई नई डिमांड्स आएगी, अगर हम प्लास्टिक कप्स जो है उसको यूज़ करना बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसको बेचेंगे, उन्हें भी अल्टीमेटली शिफ्ट होना पड़ेगा भाई जिस तरफ जो है डिमांड जा रही है। नेक्स्ट इज जो तीसरा चेंज है, चेंज इन पॉलिसीज। So by influencing the demand and supply dynamics of India and the world, the long-term vision of mission life is to वही कि large scale sustainability गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू किस तरीके से जो है इंट्रोड्यूस की जा सकते हैं। तो 3 कोर चेंजेस हैं जो लाए जा सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू। 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, 3 इसके कोर चेंजेस हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से ही सस्टेनेबल तरीके से चली आ रही हैं, कि फॉर एग्जाम्पल वो जैसे यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। अब हमारा जो एंशियंट कल्चर है
वो बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। एंशियंट कल्चर, हमारा जो एंशियंट आर्किटेक्चर है वो हमने देखा कि कितना सस्टेनेबल है ना। अगर कभी फ्लैश फ्लड आता है तो जैसे अभी हिमाचल में हमारा फ्लैश फ्लड आया था तो सारा जो हमारा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर था वो गिर गया, बट द टेम्पल वो स्टैंडिंग देयर, जो एंशियंट टाइम्स का काफ़ी पुराना टेम्पल है, तो इट वॉज स्टैंडिंग टॉल। तो हमारे पास ऑलरेडी ऐसी चीज़ें जो हैं एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी इस तरफ जो है चेंजेस लाने के लिए। पहले से ही हमारा एंशियंट कल्चर इतना रिच है कि ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। अभी जो टेक्निक्स हैं, पहली बात तो ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि हो सकता है ये ना पूछे, पर ऐसे क्वेश्चन जो है हमसे आजकल पूछे जा रहे हैं। तो उसमें इस तरीके की जो टेक्निक्स थी, जो हमारी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है, कि बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी नहीं है, एंशिएंट इंडिया में पहले से फॉलो की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान के इस तरीके के जो है स्टेप वेल होते थे। नंबर 2, जो तमिलनाडु में जो है अंडरग्राउंड टैंक्स होते थे, मोर कॉमनली नोन एज द टंका। उसके बाद राजस्थान में ही एक चेक डैम्स होते थे विच आर नोन एज जोहर, एंड लास्ट द जब्बो सिस्टम ऑफ नागालैंड। तो ये चारों जो हैं ये वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकता है कि एक तरफ आपको दिया है स्टेट्स दिए हैं और दूसरी तरफ जो है उनकी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स दी हैं कि क्या क्या होंगी। फॉर एग्जांपल टंका दे दिया, उसके साथ आपको तमिलनाडु रहा, तो आजकल तो ऑप्शंस इस तरीके से आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यूजुअली जो है एलिमिनेशन मेथड था वो एलिमिनेट ही हो चुका है आपको ये, तो इसलिए ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए कि टंका सिस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड इन तमिलनाडु, वहाँ की वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक थी। उसी तरीके से जोहर्स आर इन राजस्थान एंड जबो सिस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड इन नागालैंड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। हमें जो भी हमने ये मिशन लॉन्च किया है, मिशन लाइफ, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नई तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो एंशिएंट कल्चर है, हमारी जो एंशिएंट नॉलेज है, उसी को हम यूज़ करके आगे पूरे वर्ल्ड को ग्लोबली लोगों को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं कि आप भी जो है ऐसे इनिशिएटिव्स लीजिए जिस तरीके से जो हम एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ चले। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर बहुत सारी रिसेंट चीज़ें होती हैं, एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में देखते हो कि हम लोगों के पास एक जो हम केले के पत्ते पे खाना खाते हैं, तो यूजुअली द अमेरिकन्स आर सेलिंग इट फॉर थाउजेंड्स। अमेजोन पे अगर आप देखोगे तो दे आर सेलिंग इट फॉर 1000। तो हमारे पास पहले से ही एक ऐसा कल्चर है जिससे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। थर्ड जो इसमें चीज़ है, क्ले वेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड सर्विंग पर्पस। जो हमारे पास चूल्हे पे हम यूजुअली खाना बनाते हैं, जो क्ले वेयर होता है, जो हम मिट्टी के जो बर्तन हम यूज़ करते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज सेवरल फूड पब्लिशमेंट। जो पब्लिक फूड एस्टैब्लिशमेंट होती हैं, तो कहीं कहीं तो यूजुअली स्टील की प्लेट्स होते हैं, लेकिन क्या होता है कहीं कहीं प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उनमें प्लास्टिक के जो डिस्पोजल्स होते हैं उनमें भी फूड जो है सर्व किया जा सकता है। तो उस सब को जो है चेंज किया जा सकता है। हमारे पास इतना सारा एंशिएंट का जो रिच कल्चर है, जैसे हम केले के पत्ते पे खाना खाना हुआ, या फिर साल ट्री लीव्स, या फिर टी इन क्ले पॉट, जो वापस काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक जो ट्रेंड चल रहा है उसमें वो वापस आने लगा है, द कुल्हड़ चाय। तो इस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारे कल्चर की वो ऑलरेडी इस मिशन में इंक्लूडेड हैं और ग्लोबली लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है और आगे भी करती रहेंगी। तो ये था पूरा मिशन लाइफ के बारे में, जो था हमारा टॉपिक नंबर 1। नाउ टॉपिक नंबर 2 है हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन इंडिया, अ ग्लोबल रोल मॉडल। किस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है हमारा ग्लोबल रोल मॉडल बन गया है। सबसे पहले तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में समझेंगे होता क्या है। उससे पहले कि इट वाज लॉन्च्ड अ डेकेड अगो, 2013 में जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को जो है लॉन्च किया गया था। इट वाज लॉन्च्ड इन 2013 एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम। तो बहुत छोटे स्केल पे जब इसे 2013 में लॉन्च किया गया था, जहाँ से 23 सेंट्रल स्कीम्स जो थी, 23 सेंट्रल स्कीम्स थी जो इसके अंडर लॉन्च की गई थी। तो 2031 में इसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम के लिए यूज़ किया गया, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसके लिए, ठीक है। इन्होंने सोशल असिस्टेंस के लिए एक तरीके से ये प्रोग्राम लॉन्च किया कि जो गरीब लोगों तक है, जो सारी सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट की, आप कैसे पहुंचा सकते हो, घर घर जाके तो गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगी। तो एक ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाया जाए, कि ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल बनाया जाए जहां पर ये जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, जो वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उस तक पहुंचता रहे। ऐसा
ना हो कि सिर्फ रिच जो है वो और ज़्यादा अमीर होते चले जाएं और जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, उस तक जो है उनके पास जो है बेसिक नीड्स भी नहीं है। तो 2013 में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, कि हम जो कोशिश करेंगे कि जो पब्लिक सर्विस हैं, जो बेसिक नीड्स हैं जो लोगों के पास होनी चाहिए, चाहे वो इन कैश के थ्रू सपोर्ट करो या इन काइंड्स के थ्रू सपोर्ट करो, तो ये गवर्नमेंट का एक इस तरीके का इंटीग्रेटिव इनिशिएटिव था, कंसोलिडेटेड मैकेनिज्म था कि जो वल्नरेबल और पुअर सेक्शंस हैं उन तक जो है सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, एक वो ना डिग्निफाइड लाइफ का हर किसी को हक होता है, सबके पास खाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है, रहने के लिए घर हो, बेसिक जो नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो पहुंचता रहे लोगों तक, वो अपनी जो है सर्वाइवल कर सकें, ये जो है हर किसी का हक होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है इस चीज़ को प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए 2013 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है लॉन्च किया गया था विथ 23 सेंट्रल स्कीम्स, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है अपनी, स्पेशली वल्नरेबल और पुअर सेक्शन के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है हमारे पास कि इसमें इतना एलिजिबल हो तो आप ये जो है स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बहुत सारी चीज़ें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गई या फिर हमारा मिड डे मील स्कीम हुआ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जो है वल्नरेबल सेक्शंस के लिए कर रही है। एंड उनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इट एक्सपेंडेड टू, अब लॉन्च हुआ था 2013 में विद 23 सेंट्रल स्कीम्स, बट 10 साल हो गए हैं, 10 साल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है ये पूरा प्रोग्राम। एंड नाउ इट हैज़ एक्सपेंडेड टू 300, जो 23 सेंट्रल स्कीम से लॉन्च हुआ था वो 300 सेंट्रल स्कीम पर पहुंच गया है, और लगभग 2000 जो हैं वो स्टेट स्कीम्स हैं, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अलग से एक स्टेट स्कीम भी निकालती है। तो स्टेट स्कीम्स के लिए भी और सेंट्रल स्कीम्स दोनों के लिए ही ये प्रोग्राम जो है अपना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे कि नाम से भी पता चलता है कि डायरेक्टली जो बेनिफिट है वो उन सेक्शंस तक पहुंचना चाहिए जो उसको डिजर्व करते हैं। तो इसी तरीके से इसके अम्ब्रेला में अब बहुत सारी हमारी जो है स्कीम्स आ गई हैं, चाहे वो चाहे वो हमारी सेंट्रल स्कीम हो या फिर हमारी जो है स्टेट लेवल जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स निकालती है वो हो। सो डीबीटी हैज़ बीन अ फोर्स मल्टीप्लायर, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों तक है बेनिफिट पहुंच सके। जो बीच में जो लोग होते हैं वो जो है सारा बेनिफिट उनके पास है ना, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, वो ना रह जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। इट हैज़ बीन अ फोर्स मल्टीप्लायर इन फैसिलिटेटिंग द ट्रांसफर ऑफ सोशल सेफ्टी नेट पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट से लेकर और बेनिफिशियरीज तक। ये इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है कि गवर्नमेंट से बेनिफिशियरीज तक, कि जो मिडिल मैन होते हैं, जो मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि ठीक है हम 90% अगर गवर्नमेंट ने कुछ करा है तो मोस्टली ये है ना कि वल्नरेबल सेक्शन हमारा उतना ज़्यादा एजुकेटेड है भी नहीं, तो मिडिल मैन तक जाता है सामान, वो क्या करते हैं आधा पैसा अपने पास रख लिया, आधा उन सेक्शंस तक पहुंच ही नहीं पाया। तो सब पूरा वो जो झमेला था उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम अपना लॉन्च किया था, जैसे डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स तक, ठीक है। बैंक अकाउंट तो आपका अपना ही रहेगा, तो वो बैंक अकाउंट को लिंक करके अगर गवर्नमेंट कुछ कैश सपोर्ट देना चाह रही है तो सीधा आपके जो है बैंक अकाउंट तक पहुँच जाए। एंड क्या इसके जो है बेनिफिट्स रहेंगे, तो इट विल हेल्प रिड्यूस लीकेज, जो कि मिडिल मैन तक रह जाते थे तो वो सब खत्म हो जाएगा। कर्ब करप्शन, वही कि सारे ऊपर के जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास ये चीज़ें ना रहे। एंड प्रोवाइड अ टूल टू इफेक्टिवली रीच हाउस होल्ड टू इंक्रीज कवरेज, जो ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट हो जाती है ना, कि अगर जिस तक ये गवर्नमेंट पहुंचाना चाहती है वहां तक पहुंचा ही नहीं तो गवर्नमेंट के लिए भी लॉस रहा, और उन तक जो सेक्शन वो डिजर्व करते थे उन तक भी नहीं पहुंचा तो उनके लिए भी लॉस रहा, वो कहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने उस सबको खत्म करने के लिए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया था। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, हालांकि सिग्निफिकेंस हमने भी देख ही ली कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। 4th सेंचुरी से कुछ ना कुछ सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट भी रही हमारी, बट 20th सेंचुरी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। जब 20th सेंचुरी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मतलब इतना इनकॉर्पोरेटिंग है कि हर किसी के लिए उसमें कुछ ना कुछ है, और स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई कि भाई जो लोग वीक हैं उनका भी डेवलपमेंट पूरी तरीके से रहे, एक इग्लिटेरियन सोसाइटी बने, हर कोई जो है इक्वल पैरिटी पर है, कोई भी ऐसे नहीं रह गया है कि भाई एक बंदा डेवलप होता जा रहा है और दूसरा जो है वो डेवलप ही नहीं हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो सारी जो कमियां थी कि भाई हम उसको लीगली जो है इन्फोर्स कर देता है, गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। जैसे डीबीटी सिग्निफाइज अ सिग्निफिकेंट लीप
टुवर्ड्स अचीविंग दी विजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ हमारे जो फंडामेंटल राइट है, या फिर डीपीएसपी में क्या है कि एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। हमारा वेलफेयर स्टेट करने के लिए कैसे होगा भाई, जब सबके पास सब कुछ इक्वल होगा, है ना। ऐसे तो वेलफेयर स्टेट बन ही नहीं सकता जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा, रहने के लिए नहीं होगा, तो कहाँ से हम वेलफेयर स्टेट बना पाएंगे। तो ये डीपीएसपी तो जो है गवर्नमेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करता है कि भाई ये आपको देखना है कि वीकर सेक्शन जो है वो भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। बाकी तो जिनके पास है वो तो कुछ ना कुछ अपनी डेवलपमेंट के लिए भाई वो एजुकेटेड भी हो जाते हैं, आगे जाके जॉब भी करते हैं, बट वीकर सेक्शन का क्या, वो तो पहले कोशिश करते हैं कि भाई एजुकेशन तो हमारी बाद में ही आएगी, किसी तरीके से हम इतना इंतजाम कर पाए कि हमारे पास खाने के लिए एटलीस्ट खाना हो, है ना। बिल्कुल हैंड टू माउथ लिविंग जो वो लेते हैं जीते हैं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट डीबीटी जो है उस तरीके से उस प्रोग्राम को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, हमारा फंडामेंटल राइट्स, हमारा डीपीएसपी, इसको एक टीथ प्रोवाइड कर देता है कि ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है और वो पूरा ही नहीं हुआ। तो डीबीटी के थ्रू गवर्नमेंट जो है उन चीज़ों को जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। नाउ इट स्ट्रेंथेंस आर्टिकल 21 बाय एफिशिएंटली इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स, ठीक है। स्कीम्स तो इसीलिए लाई जाती हैं बहुत सारी चीज़ कि भाई वेरियस बेनिफिशियरीज रहें, अलग अलग तरीके की हमारे पास स्कीम होती है ना। हमारे पास सब्सिडी वाली भी हैं जहाँ काइंड में सपोर्ट मिल रहा है, हमारे पास कैश वाली भी हैं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 6000 है ना, हमारे 6000 तीन महीने पे 2-2 हज़ार रुपए जो है पूरे इस तरीके से इस इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। 3 बार ये जाते हैं पूरे साल में बेनिफिशियरी के पास। 2-2 थाउजेंड की जो होती है, 2-2 हज़ार की जो होती है, वो इंस्टॉलमेंट हमारी होती है। अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी क्या क्या बोलता है कि देयर शुड बी इनकम इन इक्वालिटी, ठीक है। एक साथ तो खैर हम वो नहीं खत्म कर सके क्योंकि बहुत सारा, जब ब्रिटिशर्स आए थे तब जीडीपी 23% हमारे पास वेल्थ थी, जब तब वो 3% ही रह गई थी घट के, तो बहुत बड़ा गैप आ गया था, जिसे करने के लिए टाइम तो गवर्नमेंट को भी चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं तब से लेकर आज तक, इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक लॉन्च होती रही हैं टू एड्रेस इनकम इनक्वालिटी या अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अपॉर्चुनिटी होती है भाई हर किसी के पास कुछ ना कुछ जो है, कोई भी किसी अपॉर्चुनिटी से वंचित ना रह जाए। अब जैसे एजुकेशन है, ठीक है, इफ़ द रिच हैव रिसोर्सेज तो वो तो अपने जो बच्चों को है फॉरेन भी भेज देते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से वो ग्रेजुएट हो रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द पुअर सेक्शन, तो राइट टू एजुकेशन सबके पास है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन सबके पास है, कि कोई भी बच्चा जो है बिना पढ़े लिखे, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है ना कि रिसोर्सेज आपके पास ख़त्म हो जाएंगे पर नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अब अगर आप एजुकेटेड हो तो कुछ ना कुछ आप कर पाओगे। तो ये कोशिश कर रही है गवर्नमेंट वेरियस राइट्स के थ्रू, वेरियस स्कीम के थ्रू। और नेक्स्ट इज आर हेल्थ केयर, ठीक है। जैसे अभी हम आगे बात करेंगे आयुष स्कीम की कि कैसे वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। कि वही वाली बात की जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो लोग तो ये सोच जाते हैं ना ट्रीटमेंट, और बहुत सी जगह स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी कभी ऐसा होता है कि देयर आर नो फैसिलिटीज़ या उनको लोगों को प्रोवाइड नहीं करती। तो ऐसी सब चीज़ों के थ्रू ना गवर्नमेंट मेक श्योर थ्रू दिस डीबीटी कि कोई भी जो है वंचित ना रह जाए किसी भी तरीके की डेवलपमेंट से। क्योंकि जब सब डेवलप होंगे तभी जो है कंट्री इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करेगी, है ना। ऐसा नहीं कि एक सेक्शन डेवलप होता रहा दूसरा सेक्शन डेवलप नहीं हो पाया, तो वो फिर डेवलपमेंट के टर्म्स में नहीं आएगा कि पूरी कंट्री जो है ऑल ओवर थ्रू जो होलिस्टिकली जो है वो डेवलप की है। एंड नेक्स्ट इज आर सोशल वेलफेयर। बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जैसे विमेन, द विडोज, इन सब के लिए भी गवर्नमेंट जो है स्कीम प्रोवाइड करती है। डीबीटीज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑल्सो, कि ये जो सेक्शंस हैं ये भी जो है सोसाइटी से एक्सक्लूडेड नहीं रह जाए। सो दिस डीबीटी गिव्स मोर टीथ टू आर्टिकल 21 by addressing issues in inequalities in income, opportunities and resources, strengthening health and right to work. Everyone is a right to work. तो DBT उसको पूरा जो है एक तरीके से टीथ प्रोवाइड करता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारा आर्टिकल, हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21, हमारी डीपीएसपी के एक पॉजिटिव स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट बनना चाहिए। तो डीबीटी वो सब जो है उसको एक टीथ प्रोवाइड कर देता है। एंड नाउ इट इज बिकम एसेंशियल कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न डे गवर्नेंस। अगर ये पूछा जाता है कि मॉडर्न डे गवर्नेंस में किस तरीके से डीबीटी, तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से वो सिग्निफिकेंट है, कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको वो
ज़्यादा से ज़्यादा जो है टीथ प्रोवाइड करे, एक मजबूती प्रोवाइड करे कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। मॉडर्न, बिकॉज टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो गवर्नमेंट को भी उसी तरीके से फंक्शन करना पड़ेगा ना। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू यूज इट टू बेनिफिट द वल्नरेबल सेक्शन। अब डीबीटी की इतनी सारी बातें की हैं, तो डीबीटी होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट से हमें पता चल रहा है कि डायरेक्टली जो है बीच में कोई मिडिल मैन ना रहे, जो बेनिफिट्स हैं जिस सेक्शन के लिए बने हैं उस तक जरूर पहुंचे, ठीक है। तो इसका बेसिक अगर बिल्कुल ही हम नेव लैंग्वेज में समझें तो वो ये होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट की जो जिसके लिए बन रही है वो चीज़ उस तक वो ज़रूर पहुंचे। बट इट इज़ नॉट अ सोशल असिस्टेंट, ठीक है। अपने आप में कोई सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है कि आप बोलो कि डीबीटी के थ्रू हमें इतना पैसा, वो नहीं। इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होते हो। तो ये खुद में एक सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है, इंस्टेड ये एक मैकेनिज्म है कंसोलिडेट एंड कंट्रोल द डेटा ऑन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, है ना, बहुत सारे सोर्सेज। अब बहुत से है ना कि आप कई स्कीम्स के लिए भी एलिजिबल होते हो जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, ठीक है। तो सारा जो डेटा है वो कंसोलिडेट करने का कि किसके पास कितना जा रहा है, कौन किसके लिए एलिजिबल है, वो सारी चीज़ें, ये अपने आप में कोई एक सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अपने आप में कोई सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है। एंड डीबीटी इन इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू ब्रिंग ऑल राउंड इंक्लूसिविटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। ऐसे बहुत से ये, अब इससे पहले अगर ये नहीं था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो जैसे डेटा कि भाई बहुत सारे लोगों तक वो जो है बेनिफिट्स पहुंच ही नहीं पाते थे। बट अभी क्या है, हमारे पास डेटा है, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू वो ट्रैक कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी उसका इस्तेमाल किया कि डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो पहुंचाया जा सके। तो डीबीटी हैज प्रूव्ड टू बी इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव रहा है, लोगों को जो इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है आपको ज़रूरत है आप तक, और गवर्नमेंट ये आपके लिए प्रोवाइड कर रही है, तो आप तक वो सामान ज़रूर पहुंचे। कैसा भी सपोर्ट हो, दो तरीके से होता है, अभी हम देखेंगे, कैश और काइंड सपोर्ट। सो ये तो था कि वो एक सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, नहीं होता है अपने आप में कि ठीक है इसके थ्रू आपको बहुत सारा जो है कैश काइंड मिल जाएगा। इसके अंडर वेरियस आपकी स्कीम्स होती है। Now, DBT involves direct crediting of welfare benefits to accurately identified beneficiaries, बैंक या फिर जो उनका पोस्टल अकाउंट होता है। तो क्या होता है डीबीटी के थ्रू, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट क्रेडिट जो होता है, जो वेलफेयर के लिए जो भी आप देना चाह रहे हो थ्रू कैश और थ्रू काइंड, वो डायरेक्टली जो है बेनिफिशियरी तक पहुंचे, जो भी एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड उनका अकाउंट है, ठीक है। तो अकाउंट्स तो आपके, अगर आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल हो तो अकाउंट्स जो है आपका वो लिंक हो जाता है, जो भी आपका बैंक अकाउंट होता है। नाउ इंडिया में ये जो हमारा डीबीटी है, इट इंक्लूड्स बोथ, दोनों चीज़ें होती हैं, कैश सपोर्ट भी और इन काइंड सपोर्ट भी। अब कैश का अगर हम एग्जांपल देखें, अभी एकदम ही जो हर किसी को पता होगा, तो अगर आंसर फ्रेम कर रहे हो और आंसर लिखते वक्त ना एग्जाम्पल्स, डायग्राम से सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कुछ भी याद नहीं हो, सबसे सिंपल स्कीम हमारी यही होती है, पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है ये वाली स्कीम हमारी। तो इसके अंदर क्या है, जो हमने अभी बात की थी कि 6,000 रुपीज़ मिलते हैं लैंड होल्डर्स जो होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, पर जो वो रिच फार्मर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स है, प्रोफेशनल, बट दे ओन दिस फील्ड, तो उनके लिए वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, अदरवाइज एवरीवन इज एलिजिबल। तो उसके लिए जो कैश सपोर्ट होता है वो होता है आपका 6,000 रुपीज़, जो आपको 3 बार में, हर बार 2-2 हज़ार रुपए करके दिया जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका इन कैश सपोर्ट का, ठीक है। इसके अलावा पेंशन स्कीम भी होती है एक, जिसमें 18 to 75 के जो लोग होते हैं, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्कीम होती है ये, जो आपके लिए प्रधानमंत्री मानधन योजना के थ्रू। तो ये हो गया आपके इन कैश वाले सपोर्ट की गवर्नमेंट आपको कैश के थ्रू कैसे सपोर्ट कर रही है टू द वल्नरेबल सेक्शन। एंड इन काइंड ट्रांसफर भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील स्कीम जैसे है, तो पुअर जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें मिड डे मील्स जो है प्रोवाइड की जाती हैं, पता है हम सबको। तो ये इन काइंड में गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प कर रही है, अपार्ट फ्रॉम कैश के अलावा किस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। तो इन काइंड में आप जो एग्जाम्पल डाल सकते हैं वो हो सकता है मिड डे मील का। Now it is in various central and state schemes benefiting farmers, elderly, disabled individual, जो widows होते हैं उनके लिए भी होते हैं, मोर जितने भी sections होते हैं, तो बहुत सारी schemes जो है गवर्नमेंट वो लॉन्च करती है। Now what are the economics
ऑफ डीबीटी। तो इकोनॉमिक सर्वे जो 2015 का इकोनॉमिक सर्वे 15-16 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें ये था कि गवर्नमेंट नीड टू इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है इट इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो बेनिफिट गवर्नमेंट देना चाह रही है ना वल्नरेबल सेक्शन को, वो पहुंच ही नहीं रहा है लोगों तक, ठीक है, वो लोगों तक जा ही नहीं रहा है। बीच में ही द रिच पीपल, जो रिच कम्युनिटी है, जो रिच पीपल हैं, दे आर गेटिंग मोर बेनिफिटेड। क्योंकि कुछ ना कुछ क्या होता है कि लूप होल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब दे आर वेल ऑफ, पर कुछ ना कुछ लूप होल करके वो जो राशन कार्ड बना लेते हैं, तो उनके पास तक वो सामान पहुंच जाता है। देन व्हाट अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, वो कहाँ जाएंगे, वो तो अफोर्ड उतना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे लूप होल होते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 ने बोला था द नीड फॉर द एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक लाइव्स ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल, प्रमोटिंग इक्विटी। क्योंकि जो एक्चुअल सेक्शन था, जिस तक ये सामान पहुंचना चाहिए, जिस तक ये सर्विसेज पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच ही नहीं रही थी। तो यहाँ से था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड सी कि वेदर द पुअर्स आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम और नॉट। नेक्स्ट, डीबीटी रिप्लेस प्राइस सब्सिडीज विद डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर, अवॉइडिंग डिस्टॉर्शन एंड इंश्योरिंग। तो जब ये 2015 सर्वे में ये बोला गया कि गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, तो उसके बाद क्या होगा, जो प्राइस सब्सिडीज थी उसकी जगह ये डिसाइड किया गया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है किया जाएगा, डायरेक्टली जो है अकाउंट में ट्रांसफर, ठीक है। आपका जो बैंक अकाउंट होगा उसमें जितना भी आपका बनता है वो आपको ट्रांसफर किया जाएगा। तो व्हाट इज प्रोग्रेस ऑफ डीबीटी इन इंडिया? तो 2013 में लॉन्च हुआ, ये तो हमने देख ही लिया। 23 सेंट्रल स्कीम के साथ लॉन्च हुआ था, पर अब कितनी है, अब लगभग 300 सेंट्रल स्कीम है और 1000 के लगभग हमारी जो है स्टेट स्कीम है। तो इतना तो दिख रहा है कि कितना ज़्यादा जो है प्रोग्रेस कर चुका है पिछले 10 सालों में। द ग्रोथ ऑफ डीबीटी ट्रांसफर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन रिमार्केबल ओवर द डेकेड। ये हमने एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से पहुंचा है। डीबीटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली फॉर इट्स इंक्लूसिविटी एंड एफिशिएंसी। अब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में से जानते हैं, हमारी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF एंड WHO, IMF और WHO जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, they have asked and they have praised this method कि how India is helping its vulnerable section। तो बाकी कंट्रीज को भी अडॉप्ट करने के लिए कि कैन ट्राई दिस डीबीटी मॉडल, ठीक है, कि किस तरीके से जो थे मिडिल मैन इंक्लूडेड, ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, हर जगह है कि मिडिल मैन जो है बीच का पैसा वो खा लेते हैं, बीच की जो भी सर्विसेज अगर कोई काइंड में जा रही है तो वो सब में जो है इंक्लूडेड रहते हैं। तो इसी तरीके से IMF और WHO जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पूरे मॉडल को प्रेज किया और बोला है कि किस तरीके से आप जो है इस मॉडल को अपनी कंट्रीज में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली फॉर इट्स इंक्लूसिविटी एंड एफिशिएंसी। नाउ वर्ल्ड बैंक की अभी हमने बात की है, जैसे वर्ल्ड बैंक हैज एक्नॉलेज्ड इट्स पोटेंशियल फॉर डिजास्टर रेजिलियंस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट, स्पेशली जो हमारे विमेन का जो इकोनॉमिक विमेन का जो सेक्शन है उन तक पहुंचाने के लिए, या फिर जो एक वल्नरेबल जिस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को बाकी कंट्रीज भी जो हैं अडॉप्ट कर सकती हैं ये सब सर्विसेज। ये एक डेटा है। So this data shows the blue one is the cash support and the red one is the kind support, ठीक है। तो दिस डेटा कवर्स द, क्योंकि ग्राफ जो है आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप स्टैट्स का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका आंसर अच्छा होता जाएगा। तो 2014 से आप देख सकते हो कि किस तरीके से सिर्फ ये हमारा हमने बात की ना, दिस इज कैश सपोर्ट, तो ये पूरा जो है हमारे यहाँ तक कैश में चल रहा है। बट किस तरीके से अब हमारा जो लेटेस्ट ट्रेंड है 2022-2023 का, काइंड सपोर्ट भी उतना ही ज़्यादा इक्वल हो चुका है लाइक दी कैश सपोर्ट। तो ये हमारे 2021-2022 में जो काइंड सपोर्ट है इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवरऑल, ठीक है। काइंड सपोर्ट में हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी आ जाती है, ठीक है, हमारे म्यूरेट ऑफ पोटाश, हमारा NPK फर्टिलाइजर पे जो हमें सब्सिडी मिलती है वो आ जाती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दी कैश सपोर्ट। तो किस तरीके से जो दोनों हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ये डेटा जो है आप अपने आंसर्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ डीबीटी को अभी क्या है, IMF और WHO दोनों रिकॉग्नाइज करते हैं, दोनों उसका प्रेज करते हैं कि बाकी कंट्रीज इसको किस तरीके से जो है इंक्लूड कर सकती हैं। तो इंडिया भी जो इसको प्रमोट करना चाहता है, ठीक है। तो G20 इंडिया
के पास अभी G20 की प्रेसिडेंसी है, ठीक है। तो इंडिया इज थिंकिंग कि उसको प्रमोट करने के लिए ना इंडिया एम्स टू शोकेस इट्स डीबीटी मॉडल ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। और सबसे बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इस वक्त इंडिया के पास, क्योंकि वी आर प्रेसाइडिंग ओवर द G20। तो सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है इस वक्त इंडिया के पास, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है जहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके, शोकेस कर सके कि हाउ इंडिया इज डेवलपिंग, लाइक हाउ, क्योंकि आप डेवलप कैसे करोगे जब आपका जो बॉटम होगा, जो बॉटम सेक्शंस होंगे ना, जब वो डेवलप करना स्टार्ट करेंगे तभी यू विल डेवलप एज होल लाइक फुल एज अ कंट्री, ठीक है। जब तक आपको जो बॉटम जो वीक सेक्शन है वो डेवलप नहीं करेगा, तब तक तो आप उतना ज़्यादा डेवलप नहीं बन सकते हो, डेवलप्ड नेशंस में काउंट नहीं हो सकते हो। तो दैट इज़ वाई इंडिया एम्स टू शोकेस कि हम किस तरीके से अपने जो वल्नरेबल सेक्शन है उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो उसके लिए व्हाट बेटर प्लेटफॉर्म देन G20, जिसकी प्रेसिडेंसी इस वक्त इंडिया के पास है। पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ में इंडिया ये दिखाना चाहता है कि हमारा जो डीबीटी मॉडल है कैसे वो सक्सेसफुल हो। अभी हमने जो डेटा है उसमें भी देखा कि कैसे 2014 से 13 में जब ये लॉन्च हुआ था, 14 से एक छोटे से स्केल से शुरू हुआ कैश सपोर्ट के थ्रू, और किस तरीके से अब काइंड सपोर्ट भी जो है पूरा बनता जा रहा है, उसमें किस तरीके से काइंड सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम दैट, डीबीटी जो है इंडिया के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें इंडिया बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव है, उसके साथ भी अलाइन करता है। प्रमोटिंग एंड इंक्लूसिव डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, ठीक है। डिजिटल पूरी ये चीज़ हम बात करते हैं। डिजिटाइजेशन, कैसे सारी चीज़ें जो हैं डिजिटाइज होती जा रही हैं, तो कैसे इंडिया भी जो है उसी मॉडल को अपना के अब आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से अपना जो वीक सेक्शन है उसको जो है डेवलप कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया दिखाना चाहता है आगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। नाउ व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा कि इट इज़ एन इम्प्रेसिव ग्रोथ 2013 से लेके 2023 तक। व्हाट एन इम्प्रेसिव ग्रोथ कि पूरा कैश से सपोर्ट होकर और काइंड तक पहुंच चुका है, ठीक है। ये हमने देखा, स्पेशली आत्मनिर्भर भारत की जब हमने बात करते हैं, जब कोविड के थ्रू जो वीट और इस तरीके राइस ये सब जो है सस्ते प्राइस पर दिया जा रहा था टू द वल्नरेबल सेक्शन। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे इस पूरे प्रोग्राम की एक इम्प्रेसिव ग्रोथ रही है। तो ऐसा नहीं है कि अब ये तो भाई स्टेज हो गए इंडिया तो हम एक डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। वी आर ऑलरेडी अ डेवलपिंग कंट्री, तो हम एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि एक प्रोग्राम चल गया अब इसको चलाते रहेंगे। ऑफकोर्स इसमें प्रोग्रेस करेंगे, राइट। एक छोटी कार बनती है, फिर बड़ी ऑडी बन गई, स्टार्ट हुई थी बेसिक से। तो उसी तरीके से सिर्फ डीबीटी था, अब इंडिया के नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करेगा। व्हील्स आर ऑलरेडी इन मोशन फॉर द नेक्स्ट बिग बैंग रिफॉर्म्स विच आर डीबीटी 2.0 एंड डीबीटी 3.0। तो डीबीटी 2.0 क्या करेगा? डीबीटी 2.0 जो है ऑनलाइन एलिजिबिलिटी, जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है उस पर फोकस करेगा थ्रू आधार, ठीक है। अब आधार तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के अगर हमें कहीं दिखाना होता है तो हम आधार शो करते हैं अपना, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। तो डीबीटी 2.0 में क्या होगा? अभी हम क्या करते हैं, अभी बहुत सी स्कीम्स में क्या होता है कि जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी होता है वो क्या करता है कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्कीम आई और आप डायरेक्ट, आपको एक वेरिफिकेशन देना होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन वो होता है, फिर ऑफिशियल्स को टाइम लगता है उसको पूरा इंस्पेक्ट करने में, पूरा मैन फोर्स लगता है उसमें, ठीक है। बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंज्यूम होती है। तो डीबीटी 2.0 क्या करेगा? डिजिटाइजेशन हमारा इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो ऑनलाइन जो है एलिजिबल वेरिफिकेशन, जो भी मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाएगा, ठीक है। आपको कहीं जाके अपना डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऑनलाइन आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हो बाय यूजिंग योर आधार कार्ड। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस को डीबीटी 2.0 में जो है अलाइन किया जाएगा, इसी तरीके से पूरे प्रोसेस को जो है स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। तो ये है सेकंड जो इंडिया लॉन्च करना चाहता है। एंड नेक्स्ट इज डीबीटी 3.0। तो डीबीटी 3.0 would transfer the delivery of benefits to citizens, simplifying access to government schemes. DBT 3.0 में क्या होगा? अभी क्या होता है ना कि you have to find out whether you are eligible for that particular scheme or not. What will DBT 3.0 do? कि आपके पास जो गवर्नमेंट के पास सारा डेटा रहेगा, और अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल हो, तो वो जो है अल्टीमेटली उसके अंडर जो भी बेनिफिट्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे। जो भी एलिजिबल सिटीजन्स होंगे, जो भी एलिजिबल
सेक्शंस होंगे उनको दिए जाएंगे। अभी क्या होता है कि यू हैव टू फाइंड आउट कि अरे यार इतनी ज़मीन है, इसके लिए स्कीम आई है, सो वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट। बट ये डीबीटी 3.0 ये जो लूप होल्स हैं इनको भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा कि जो सारा डेटा जो गवर्नमेंट के पास है उसी के थ्रू जो है आइडेंटिफाई करे कि भाई किस तरीके के बेनिफिट्स हैं हमारे, किस तरीके के बेनिफिट्स, मतलब ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये एलिजिबल है या नहीं, जिसको ये बेनिफिट्स जो हैं दिए जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए अभी पूरी तरीके से नई तरीके से ही जो है इनिशिएटिव शुरू किए जाएंगे। तो स्टेट्स, क्योंकि स्टेट की अपनी स्कीम्स होती हैं, सो दे हैव ऑलरेडी पुट अप सोशल रजिस्ट्रीज होती हैं जिसमें सारा डेटा जो होता है वो होता है उनके पास। तो उस तरीके से उन्होंने ऑलरेडी ऐसी कुछ स्कीम्स जो हैं स्टार्ट कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल कुटुंब जो है हमारा कर्नाटका में है, परिवार पहचान पत्र इज इन हरियाणा, जहां से आपका सारा डेटा जो है एक जगह कलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज समग्र इन मध्य प्रदेश, जन आधार इन राजस्थान, सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी प्लेटफॉर्म इन ओडिशा। तो कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास अपना सिटीजन्स जो भी हैं उसका डेटा है, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, पूरा डेटा जो भी वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट ये सब जो है एक्सेस कर सकते हैं। और व्हाट बेटर प्लेटफॉर्म, जैसे जैम ट्रिनिटी लॉन्च की गई थी, अगर हम एग्जाम्पल में लें तो जैम ट्रिनिटी वॉज लॉन्च। उसके अलावा API प्लेटफॉर्म है हमारा, तो यहाँ से बहुत सारा जो है डेटा जो है एक्सेस किया जा सकता है कि वेदर आप जो है उस पर्टिकुलर सेक्शन में, उस पर्टिकुलर जो एलिजिबिलिटी है उस क्राइटेरिया में पूरा आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, और आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ये DBT 3.0 का जो है रहेगा। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2 जो इसमें कंप्लीट हो गया। एक हमने मिशन लाइफ किया है और दूसरा हमने किया है DBT, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज आयुष। सो आयुष के बारे में हम काफ़ी सुनते रहते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इसको पूरा देखती है। तो वो है क्या, वैसे तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है। अगर हम उसकी वो देखेंगे डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो इट इज आयुष जो पूरा वर्ड बना है किससे बना है, 5 चीज़ों से बना है। आयुर्वेद, योग, ठीक है, आयुर्वेद जो हमारे काढ़े होते हैं, जो हमारी काढ़े हम पीते हैं बनाने के लिए, आयुर्वेद मेडिसिन होती हैं। देन हमारा योगा, देन नेचुरोपैथी सेशंस होते हैं। यूनानी होते हैं जो हमारे मसाज और ये सब होते हैं ना, मसाज के थ्रू अगर इफ़ यू हैव अ पेन एनीवेयर तो वो मसाज के थ्रू जो है सॉल्व किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। देन सिद्ध एंड होम्योपैथी, जो जिसमें उस छोटी छोटी टैबलेट्स होती है, वाइट टैबलेट्स। तो ये पूरा होता है मीनिंग ऑफ आयुष। 5 वर्ड जो है 5 वर्ड से मिलकर बना है। उसके अलावा इंडिया, सबसे पहले जब हम आयुष की बात करेंगे, अच्छा सबसे पहली चीज़ ये कि इंडिया के पास अपने ही बहुत सारा, अभी हम जब मिशन लाइफ की भी बात कर रहे थे तो एक रिच कल्चर है। वो रिच कल्चर सिर्फ आर्किटेक्चर में नहीं है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। हमारा जो एंशियंट ट्रेडिशन सिस्टम है स्पेशली मेडिसिन का, ठीक है, हमारे पास सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, ठीक है। तो तब टाइम से, इट वॉज ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी, जब से लेके अब तक, ठीक है, हमारे पास इतनी सारी जो है नॉलेज है जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और ऐसा बहुत सारा डेटा है जो ये शो करता है कि 80% पीपल जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के थ्रू, अगर अभी भी अगर ये कहीं और छोड़ा, हम बेसिक अगर अपने घर से ही स्टार्ट करें, हमें कभी भी इफ़ यू हैव अ कफ कोल्ड, सो यू नो आवर मदर ट्राइज टू गिव अस काढ़ा, तो उसके थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि पहले इसी से ठीक हो जाएगा, रादर देन कि हम एलोपैथिक मेडिसिन इसके लिए खाएं, हम इसको इसी तरीके से क्योर कर सकते हैं, जल्दी ठीक होगा। तो ऐसा हमारे पास बहुत पूरा एक बड़ा सा रिच कल्चर है जिसमें इन सारी चीज़ों का क्योर कुछ ना कुछ हमें दिया गया है। तो इंडिया इज नोन फॉर रिच कल्चरल हेरिटेज बेस्टोर्ड अपॉन वर्ल्ड अ प्रीशियस ट्रेजर द फॉर्म ऑफ आयुष सिस्टम। तो आयुष जो पूरा सिस्टम है वो उसी को जो है, जो हमारी मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज है उसी के थ्रू जो है उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है कि जो हमारा एंशिएंट सिस्टम है उसका ब्लेंड बन सके मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम के साथ। It has stood the test of time and Ayush represent a comprehensive approach to healthcare, ठीक है। तो अब ट्रेडिशन प्लस मॉडर्निटी का ब्लेंड जो है आयुष वो पूरा प्रोवाइड करता है कि हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो भी ना फेड आउट ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हर्ब्स होते हैं। अगर हम अभी भी यूजुअली, जैसे हमारे अभी रिसेंट क्या होता है, हमारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम ना कि ये नेचुरल चीज़ है इसको लगाने की कोशिश करते हैं, ये नेचुरल चीज़ चलता आ रहा है कि इस तरीके का फेस पैक बनता है, हम वो लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है कि हम ट्रेडिशनल
और जो मॉडर्न है हमारा उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं इस सिस्टम के थ्रू, जो पूरी ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी कल्चर की जो हमारा इतना रिच कल्चर है वो भी फेड आउट ना हो जाए। तो इट हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम फॉर सेंचुरीज। ठीक है, बहुत सारे चीज़ों पे हम रिलाई करते हैं कि भाई इसी के थ्रू आप जो है करने की सॉल्व करने की आप कोशिश कर सकते हो। योगा भी कितना ज़्यादा बेनिफिशियरी है। ठीक है, तो बहुत से लोग सिर्फ वो जो है ना फिजिकल फिटनेस ज़रूरी नहीं होती, मेंटल वेलबींग भी आपका आज के ज़माने में, स्पेशली इतना जब स्ट्रेस है लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप कैसे भाई मेडिटेशन के थ्रू आप उसको फाइट करने की या क्योर करने की कोशिश करते हो कि जो मेंटल वेलबींग है कि अगर इफ़ योर सोल इज़ हैप्पी यू आर हैप्पी, ये चीज़ होती है। तो उसी तरीके से ये सारी चीज़ को एक इंटीग्रल पार्ट रहा है, ये नहीं कि सिर्फ मेडिसिन के थ्रू। Now, Ayush emphasize a personalized approach to health and well-being, balancing the body, mind. जैसे अभी हमने बात की ना कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस से कुछ नहीं होता है, और मेंटल वेलबींग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड स्पिरिट थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, डाइटरी प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं आजकल बहुत ज़्यादा कि ये जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इतना शुगर होता है उसमें, इस तरीके से। तो हम डाइटरी प्रैक्टिस के थ्रू भी जो अपना लाइफस्टाइल है उसको जो चेंज करने की जो है कोशिश करते हैं। तो आयुष जो है इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके एक बैलेंस्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है। द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थेराप्यूटिक ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस, अगर किसी चीज़ के लिए जो है ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ये पूरा जो है आयुष उस चीज़ को बैलेंस, एक इंटीग्रेटेड, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करता है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, किस लिए लॉन्च किया गया था, क्या क्या इसके जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये एक पर्सनलाइज्ड जो हेल्थ और वेलबींग होता है उसको एम्फेसाइज करता है, वो हमने अभी देखा किस तरीके से। ठीक है, बहुत सारी चीज जो हमारी होती है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, इफ आवर सोल इज हैप्पी तो हम हर जगह वो रहेंगे, हम जो है उतना ही प्रोडक्टिव रहेंगे अपनी लाइफ में। अगर हम कहीं वर्क कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिविटी कैसे आती है, अगर हम अंदर से खुश रहेंगे, वेल मेंटेन हमारा जो मेंटल पीस है वो रहेगा, फिजिकली हम फिट रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों को जो है आयुष एम्फेसाइज करने की कोशिश करता है, पर्सनल हेल्थ एंड वेलबींग, हमारे जो माइंड बॉडी उस सबको बैलेंस करने के लिए। सेकेंडली, इट फॉस्टर साइंटिफिक रिसर्च, कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिस है ना, जो हमारे पास ट्रेडिशनल कल्चर है, जो हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज है मेडिसिन की, तो इट ट्राइज टू बैकअप, दिस मिशन इज ट्राइंग टू बैकअप थ्रू साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस टू इंटीग्रेट आयुष इनटू हेल्थ केयर फ्रेमवर्क। एंड लास्ट इज एस्टैब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर आयुष प्रोडक्ट एंड प्रमोट देयर सेफ्टी, की जो प्रोडक्ट्स स्कीम के अंडर लॉन्च किए जा रहे हैं दे आर सेफ एज वेल एज एफिशिएंट। तो ये इस मिशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विच प्रमोट्स दिस मिशन, वो भी अपना कुछ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं। सो उनके कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, उनके जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो क्या है, कि उन्होंने 5 रिसर्च काउंसिल जो हैं स्टैब्लिश की हैं एज ऑटोनमस इंस्टीट्यूट फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च। किस किस में, जो भी आयुष की हमारी फुल फॉर्म थी, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में, सिद्ध योगा एंड नेचुरोपैथी। तो इसके लिए 5 जो है रिसर्च काउंसिल सेटअप की गई है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना है तो थोड़ा भाई फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए, कि अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये भाई इफेक्टिव है या नहीं, तो उसके लिए फाइनेंसेस लगेंगे, पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट लगेगा फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट थ्रू रिसर्च काउंसिल एंड नेशनल इंस्टीट्यूट। तो कुछ R&D इनिशिएटिव्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के। ऑल्सो इट इज़ कोलैबोरेटिंग विद रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड रेप्यूटेड, जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है CSIR और CMIR के साथ भी जो है कोलैबोरेट करके आगे जो है बढ़ने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट हमारा है वर्क टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग आयुष सिस्टम विद मॉडर्न हेल्थ केयर प्रैक्टिस। सबसे जो मेन है ना ये यही है कि जो हमारी मॉडर्न हेल्थ केयर प्रैक्टिस है ना उसको ट्रेडिशनल जो हमारी चीज़ें उसके साथ ब्लेंड करने की जो कोशिश है। एंड नेक्स्ट WHO का, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी ऐसे छोटे छोटे जो हैं, कि अगर WHO ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही मान लें कि उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, इस तरीके से पूछ लिया, दूसरा स्टेटमेंट आपको ये दे दिया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि WHO का जो ओनली ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो इंडिया के जामनगर इज इन गुजरात, वहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है कि WHO का इकलौता जो ग्लोबल आउटपोस्टेड सेंटर होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, वो कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा।
अच्छा, हम डेटा की बात कर रहे थे, तो इस तरीके का डेटा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 80% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, इट रिलाई ऑन ट्रेडिशनल वेलबींग। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली ओवर हियर, हम पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन देख रहे हैं। तो 80% वर्ल्ड की पॉपुलेशन अभी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को ही जो है इफेक्टिव मानती है, उस पर रिलाई करती है कि ये चीज़ जो है हमें ज़्यादा जल्दी जो है क्योर कर सकती है। नेक्स्ट 170 जो हमारे WHO मेंबर कंट्रीज है, दे हैव रिपोर्टेड द यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब देखो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, लगभग 170 जो WHO की मेंबर कंट्रीज हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको सपोर्ट करती हैं। लास्ट जो इंडस्ट्रीज है हर्बल मेडिसिन की, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वेलनेस सेंटर्स हैज वैल्यूड एट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। ये तो अब होता ही जा रहा है, हम देखते हैं ना कि वेरियस हेल्थ ड्रिंक, हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक ये लगा देते हैं कि इट इज़ ऑर्गेनिक, इट इज़ नेचुरल, ठीक है, ये ट्रेडिशनल हर्ब से बना है। तो ऐसी ही हमारी कुछ बहुत सारी हेल्थ ड्रिंक्स भी होती हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना बहुत रैपिड ग्रो कर रही हैं इसी रीज़न की वजह से कि पीपल आर रिलाइंग मोर ऑन द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड practices. Now what is the pragmatic model of research in आयुष? तो आयुष का मेजर काम ये है कि हेल्थ केयर सेक्टर तो देखो हमारा है, ठीक है, पर उसके कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं, राइट, कि किस तरीके से एक हमारे पास देखो इतनी सारी नॉलेज है। अभी हमने जब मिशन लाइफ की भी बात की थी, तो जो लोग अब कर रहे हैं ना, जो लोग जिसको एस्थेटिक दिखा के बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं हमारी जो डेवलप्ड नेशन है कि भाई वी आर स्विचिंग टू दीज बनाना लीव्स फॉर ईटिंग दीज मड कप्स, जो जिसे हम पॉपुलरली कुल्हड़ के नाम से जानते हैं, तो वो हमारे पास ना ऐसी नॉलेज बहुत पहले से है, ठीक है। तो हम उसी को बस कोशिश करें कि अब पूरी दुनिया को वो पता चले, जो नए साइंटिफिक तरीके आए हैं उसको हम साइंटिफिक एविडेंस, क्योंकि क्या होता है कि भाई इसका तो एविडेंस नहीं है, तो किसी चीज़ को एविडेंस मिल जाए तो भाई वो फुल प्रूफ हो जाती है। तो वही मेन इनिशिएटिव है कि ये जो ग्रे एरियाज हैं पूरे हेल्थ सेक्टर के उसको चैलेंज कर सके, ठीक है, उसको उसके जो भी चैलेंजेस हैं क्या क्या है उनको सॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल कुछ हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हाउ आयुष अप्रोचेस द ग्रे एरियाज एंड टैकल्स हेल्थ चैलेंजेस। नंबर 1 है हमारा एक्सप्लोरिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पास इतनी सारी है, ठीक है, बीच में उसको किस तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है, ठीक है, किस तरीके से जो एज ओल्ड विजडम है हमारी उसको टैप करके कि उसमें से भाई इंफॉर्मेशन निकालो कि हमारे पास ये चीज़ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर हम देखने बैठते हैं अपने जो पुरानी बुक्स हैं हमारे पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाती है कि इंडिया के पास ये चीज़ तो बहुत पहले से है, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक जो एस्टैब्लिश की जा रही है, ये पायनियर इनिशिएटिव है ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज। और ये मेडिसिनल नॉलेज जो है ना सबसे ज़्यादा जो हमारे ट्राइबल एरियाज होते हैं, जो हमारे ट्राइब्स हैं उनके पास बहुत अच्छी जो है मेडिसिनल नॉलेज है, तो वो सब ना प्रोटेक्टेड रहे। ऐसा नहीं हो कि मॉडर्निटी के साथ हम जो अपना ट्रेडिशन है, जो हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छी चीज़ थी, हम उसको खोते चले जा रहे हैं। तो मेन इनिशिएटिव ये है कि उसको ना ब्लेंड किया जा सके, जो हमारी जो मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू उसको बैकअप किया जा सके। सो एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है जो इनिशिएटिव है इंडिया का टू प्रोटेक्ट इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज एंड प्रिवेंट्स इट्स मिस अप्रोसिएशन एट इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस। ये एक एग्जांपल है हाउ आयुष इज ट्राइंग टू टैकल द ग्रे एरियाज। नंबर 2 इज इंटीग्रेटिंग। अच्छा, ये सबसे पहले कि इंटीग्रेट करना जो एज ओल्ड विजडम है हमारी उसको टैप करना, एंड देन इंटीग्रेट इट इनटू मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स, कि उसको इंटीग्रेट करना जो हमारे मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स हैं उनमें। तो हाउ दे कैन अडॉप्ट रिग्रेस साइंटिफिक मेथडोलॉजीज, ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लिनिकल ट्रायल्स तो हमारी एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है। जब हमारी कोविड-19 वैक्सीन आई थी, ऐसी थोड़ी वो आ गई थी कि बस आई है, जो भी कोविड पेशेंट्स हैं या जैसे भी है सबको वैक्सीनेशन लेना है, पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, पूरा साइंटिफिक वो डेटा एक सैम्पल साइज निकलता है कि कितने % लोगों पर इफेक्टिव रही, कितनी ज़्यादा मेडिसिन जो इफेक्टिव है, किस तरीके के लोगों पर इफेक्टिव नहीं रही। तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से जो आयुष का है कि एक साइंटिफिक मेथडोलॉजीज के थ्रू उसको जो रिसर्च कर रहे हैं उस क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू बैकअप किया जा सके। दूसरा ऑब्जर्वेशनल स्टडीज एंड सिस्टमेटिक रिव्यूज, जो भी रिव्यूज आपको वहां से मिल रहे हैं। आयुष एंडिवर्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसको हम मतलब यही कि काफ़ी अरसे से इग्नोर कर देते हैं। थर्ड इज एड्रेस अनमेट हेल्थ केयर नीड्स। अच्छा, ये जो
हम पूरे पढ़ रहे हैं किस तरीके से अप्रोच किया कर रहा है आयुष। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि भाई क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, क्या क्या उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट लिया और किस तरीके से जो ये आयुष है वो पूरा ग्रे एरियाज को, जो हेल्थ केयर है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकता है, उसके जो ग्रे एरियाज हैं, उसके जो वीक एरियाज हैं, या फिर इस तरीके से कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको किस तरीके से प्रमोट कर सकता है। तो आयुष कैन एड्रेस अनमेट हेल्थ केयर नीड्स एंड प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रमोटिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं बनता। आप योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू अपनी लाइफस्टाइल, आपको जो भी है ना कि उससे आपका कंसंट्रेशन भी बनता है मेडिटेशन से, तो कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो। एंड लास्ट इज प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। इसमें ना कि ऐसा नहीं कि एक ही आपके लिए मेडिसिन बन गई वही है, तो बहुत सारे जो तरीके हैं अलग अलग हैं, वो आप किस तरीके से इसमें अप्रोच कर सकते हो। Now, what is Ayush contribution to universal health coverage and sustainable development goals? Sustainable development goals इतने ज़्यादा हमारे यूनाइटेड नेशन है कि 2030 तक जो है हमें वो कंप्लीट करने, अचीव करने हैं कि यूनिवर्सल जो है डेवलपमेंट हो, ठीक है। यूनिवर्सल डेवलपमेंट के लिए जैसे आयुष तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए है, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन का हमारा SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की यूनिवर्सली जो है जो कंट्रीज हैं वो डेवलप कर सकें। सो इट अलाइन विद WHO's स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। सो नंबर 1 इज कि कैसे आयुष मिशन जो है वो यूनिवर्सली हेल्प कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्सली इसकी कोई सिग्निफिकेंस है भी या नहीं, तो ऑफकोर्स है, क्योंकि WHO का जो मिशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की कोई भी ये जो बेसिक नीड, ये भी बेसिक नीड में आता है ना कि आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, अगर आप सही नहीं है एंड यू नीड ट्रीटमेंट फॉर समथिंग तो आपको वो मिलना चाहिए, ये आपका भी बेसिक राइट भी है। तो WHO मेक श्योर्स कि सबको ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिले। तो आयुष प्रोग्राम भी WHO के इस प्रोग्राम के साथ अलाइन करता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ऑल्सो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं तो इट इज़ वर्किंग टूवर्ड्स SDG 3। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं कितने हैं वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और दूसरा ये कि जो जितना हमें इस मैगजीन में दिए हुए हैं ना उतने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि ये आपके मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि SDG 1 इज रिलेटेड टू दिस, SDG 3 इज रिलेटेड टू दिस। इसी तरीके से आपका जो SDG 3 है इट प्रमोट्स गुड हेल्थ एंड वेलबींग। एंड जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 है इट रिड्यूसेस इनइक्वालिटी। तो हमें अपने दो गोल्स जो हैं SDG दिए गए हैं 3 and 10, एक गुड हेल्थ के लिए है और एक है कि इनइक्वालिटीज़ को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। ऑल्सो अब ये सिर्फ इतने ही गोल्स को नहीं अलाइन करते, बहुत सारी चीज़ों को अलाइन करता है, जैसे हमारा नंबर 11 भी विच इज़ सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ एंड 17 विच इज़ पार्टनरशिप फॉर दी गोल। सो ये सारा जो आयुष मिशन है इन सारी चीज़ों को जो है प्रमोट करता है, इन चीज़ों की तरफ जो है कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबली। सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, इससे पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि व्हाट इज द कंक्लूजन। तो हमने ये देखा है कि इट प्लेज अ वाइटल रोल इन एडवांसिंग होलिस्टिक हेल्थ केयर, पूरा होलिस्टिकली डेवलप करता है। हम कई बार ये चीज़ देख चुके हैं कि कैसे इसमें 5 कंपोनेंट हैं और सबका अपना अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, अपना अलग सिग्निफिकेंस है, अपना अलग महत्व है। तो किस तरीके से होलिस्टिक हेल्थ केयर कि आपके सिर्फ फिजिकल फिटनेस कोई नहीं, आपकी मेंटल फिटनेस को, योर सोल शुड बी हैप्पी, इन सब चीज़ों को जो है आयुष कितना वाइटल रोल प्ले करता है इनको प्रमोट करने में बाय एम्ब्रेसिंग। अब किस तरीके से, बाय एम्ब्रेसिंग ट्रेडिशनल विजडम, जो भी हमारे पास ट्रेडिशनल विजडम है, एंड सेकेंडली हाउ वी कैन इंटीग्रेट इट विथ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च। इस पूरे टॉपिक में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, हाउ इट कैन बी इंटीग्रेटेड, या जो आयुष का जो मिशन है वो किस तरीके से ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रमोट कर रहा है या फिर WHO के साथ अलाइन करता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में। Through personalized, preventive and patient-centered approaches, Ayush aims to achieve the goal health for all। ठीक है, तो अपने पर्सनलाइज तरीके होते हैं, प्रिवेंटिव तरीके होते हैं, पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है कि पर्टिकुलरली है ना सबके लिए एक जैसा नहीं कर सकते। ये तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज अ डिफरेंट थिंग, बट सबके लिए एक मेडिसिन नहीं हो सकती, सबकी बॉडी की अलग नीड्स हैं। तो उस तरीके से पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच की तरफ किस तरीके से आयुष जो है पूरा उस डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है।
तो ये था हमारा योजना का जून 2023 का पूरा डिस्कशन। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रीलिम्स के फैक्ट भी बने और मेंस के क्वेश्चन इन तीनों से आपके लिए बन सकते हैं। आई होप आपको पूरा जो भी कॉन्सेप्ट हैं तीनों चीज़ के वो क्लियर हो गए हैं, और अगर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।